नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, आज भारत धीरे धीरे उन देशों की लिस्ट में शामिल हो रहा है जो अपनी इंडस्ट्री के दम पर पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जिसे कभी सांपों और सपेरों के देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज वही भारत अपनी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के दम पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। ये वो भारत है जो अब किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि दूसरे देश भारत के मोहताज होते जा रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हमारे पड़ोसी देश जो कभी भारत को सिर्फ एक बड़ी मार्केट समझते थे, आज वही देश भारत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी, उनकी इंडस्ट्री, सब कुछ भारत पर निर्भर होता जा रहा है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो दक्षिण एशिया का एक अहम हिस्सा है। अफगानिस्तान में कभी पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट पूरी तरह छाया हुआ था। पाकिस्तानी कंपनियां वहां अपने 3 व्हीलर और रिक्शे बेचती थी और खुद को किंग समझती थी। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान उनकी जेब में है और उन्हें अपनी भौगोलिक नज़दीकी पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि भारत जैसा देश जो हज़ारों किलोमीटर दूर है, वो कभी उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन आज क्या हुआ? आज अफगानिस्तान की सड़कों पर हर गली, हर चौराहे में बजाज और टीवीएस के 3 व्हीलर दिख जाएंगे। काबुल की व्यस्त गलियों से लेकर कंधार के बाजारों तक, हेरात के चौराहों से लेकर जलालाबाद की सड़कों तक, हर जगह भारतीय कंपनियों के रिक्शे ऐसे दौड़ते हैं जैसे ये अफगानिस्तान नहीं बल्कि मुंबई या दिल्ली की कोई सड़क हो। आज अफगानिस्तान में करीब 35,000 से ज़्यादा 3 व्हीलर चलते हैं और इनमें से 80% से ज़्यादा भारतीय कंपनियों के। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और बताता है कि भारतीय प्रोडक्ट्स की ताकत क्या है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान के बिल्कुल बगल में बैठा है, जिसका बॉर्डर भी लगता है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है, वो आज भारत से बुरी तरह हार रहा है। जवाब बहुत साफ है दोस्तों, क्वालिटी, टिकाऊपन, भरोसा और सर्विस। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ सस्ता माल नहीं बेचा, उन्होंने एक भरोसा बेचा, एक वादा बेचा। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को एहसास दिलाया कि अगर आप एक बार भारतीय प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो वो सिर्फ मशीन नहीं होगी, बल्कि आपकी रोजी रोटी का साधन बनेगी, आपके परिवार का सहारा बनेगी। अफगानिस्तान का एक आम रिक्शा ड्राइवर जो सुबह 4 बजे उठता है, पूरा दिन मेहनत करता है ताकि शाम को अपने बच्चों के लिए 2 रोटी ले जा सके। उसके लिए उसकी गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सहारा है, उसके सपनों का आधार है। अगर वो गाड़ी रोज़ खराब होगी, बार बार रिपेयरिंग में पैसे खर्च होंगे, तो उसका घर कैसे चलेगा? इसीलिए उन लोगों ने भारतीय ब्रांड्स को चुना, क्योंकि उन्हें अपने अनुभव से पता चला है कि बजाज और टीवीएस की गाड़ियां भरोसेमंद हैं, मजबूत हैं, टिकाऊ हैं और लंबे समय तक बिना परेशानी के चलती हैं। वो जानते हैं कि भारतीय गाड़ी खरीदना मतलब एक सही इन्वेस्टमेंट करना है। पाकिस्तानी कंपनियां चाहे कितनी भी सस्ती कीमत लगा दें, चाहे कितने भी लुभावने ऑफर दें, लेकिन एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान की कंपनियों ने शुरुआत में सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट्स बेचे। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को लुभाया, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि लोगों का भरोसा उठ गया, लोगों का विश्वास टूट गया। गाड़ियां महीने भर में ख़राब हो जाती थी, इंजन में प्रॉब्लम आ जाती थी, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे, सर्विस सेंटर नहीं थे। लोग परेशान हो गए, लोगों को लगा कि उनके साथ ठगी हुई है, उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई है। और फिर जब भारतीय कंपनियां वहां आईं तो उन्होंने सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दिए, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। उन्होंने सर्विस सेंटर खोले, लोकल मैकेनिक्स को ट्रेनिंग दी, स्पेयर पार्ट्स की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की, वारंटी दी, गारंटी दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीता, उनका भरोसा जीता। आज अफगानिस्तान में अगर कोई नया रिक्शा ड्राइवर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद सिर्फ बजाज या टीवीएस ही होती है। लोग पाकिस्तानी गाड़ी फ्री में भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्री की चीज़ भी महंगी पड़ सकती है। आज पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मार्केट बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके डीलर्स बंद हो रहे हैं, उनकी सेल्स लगातार गिर रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर क्वालिटी अच्छी हो, अगर सर्विस अच्छी हो, तो कीमत और दूरी कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए उसकी गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का सहारा है, उसके सपनों का आधार है। अगर वो गाड़ी रोज खराब होगी, बार बार रिपेयरिंग में पैसे खर्च होंगे, तो उसका घर कैसे चलेगा? इसीलिए उन लोगों ने भारतीय ब्रांड्स को चुना, क्योंकि उन्हें अपने अनुभव से पता चला है कि बजाज और टीवीएस, नेपाल जो कभी अपने जूट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, जो कभी जूट एक्सपोर्ट करता था, आज वही नेपाल जूट इंपोर्ट कर रहा है, दूसरे देशों से जूट खरीद रहा है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, सोचिए। 1960 और 70 के दशक में नेपाल की जूट इंडस्ट्री अपने चरम पर थी। वहां 50 से ज्यादा बड़ी जूट फैक्ट्रियां थीं जो दिन रात काम करती थी। हजारों लोगों को रोजगार मिलता था उन फैक्ट्रियों में। नेपाल का जूट न सिर्फ घरेलू मार्केट में बिकता था, बल्कि भारत को भी एक्सपोर्ट होता था। लेकिन आज क्या हालत है? आज सिर्फ 6 फैक्ट्रियां बची हैं, और वो भी अधमरी हालत में। ये 6 फैक्ट्रियां मिलकर देश की कुल जूट डिमांड का केवल 25% ही पूरा कर पाती हैं। बाकी 75% जूट बाहर से, यानी मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश से मंगवाना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल की जूट इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह खत्म हो गई? कई कारण हैं इसके पीछे। पहला कारण है टेक्नोलॉजी की कमी। नेपाल ने अपनी जूट इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज नहीं किया, पुरानी मशीनों पर ही काम होता रहा। दूसरा कारण है इन्वेस्टमेंट की कमी। जूट इंडस्ट्री में कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ, कोई नई फैक्ट्री नहीं खुली। तीसरा कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेपाल में लंबे समय तक राजनीतिक उथल पुथल रही, कोई स्थिर नीति नहीं बन पाई। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कंपटीशन। भारत और बांग्लादेश ने अपनी जूट इंडस्ट्री में भारी निवेश किया, नई टेक्नोलॉजी लाई, क्वालिटी सुधारी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर है और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट का करीब 50% हिस्सा भारत के हाथ में है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है और दोनों मिलकर पूरी दुनिया की जूट सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। नेपाल हर साल करीब $3 बिलियन का जूट इंपोर्ट करता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नेपाल को जूट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि नेपाल में जूट से बनने वाले प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। जूट के बैग, जूट का कपड़ा, जूट की रस्सियां जो रोजमर्रा के काम में आते हैं। लेकिन नेपाल की अपनी इंडस्ट्री इतनी कमजोर है कि उसे कच्चा जूट भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। भारत के पास आज इतनी ताकत है कि वो चाहे तो अफगानिस्तान और नेपाल की पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले सकता है। अफगानिस्तान का ट्रांसपोर्ट सेक्टर भारतीय 3 व्हीलर्स पर निर्भर है। अगर भारत चाहे तो कल से अपनी सप्लाई बंद कर दें और अफगानिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो जाए। वहीं नेपाल की जुटे में इंडस्ट्री तो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, लेकिन भारत ने कभी इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। भारत ने कभी इन देशों पर अपना दबाव नहीं बनाया, बल्कि हमेशा एक जिम्मेदार पार्टनर की तरह साथ दिया। ये फर्क है भारत और बाकी बड़े देशों में। अमेरिका, चीन, रूस को देखिए, ये देश अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए करते हैं, लेकिन भारत का तरीका अलग है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत की सोच ये है कि अगर पड़ोसी मजबूत होंगे तो पूरा इलाका स्थिर रहेगा और सबका विकास होगा। भारत की यह खासियत रातों रात नहीं बनी है, यह दशकों की मेहनत और सही विजन का नतीजा है। भारत ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी पर फोकस किया है। बजाज ऑटो को ही ले लीजिए। 1945 में जब यह कंपनी शुरू हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह अफगानिस्तान की सड़कों पर राज करेगी। लेकिन बजाज ने हमेशा क्वालिटी पर समझौता नहीं किया। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो भारत के कठिन हालातों में भी चलते रहे। अब जूट की बात करें तो भारत में जूट की खेती और जूट इंडस्ट्री का लंबा इतिहास है, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत ने अपनी जूट इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया, नई टेक्नोलॉजी लाई, रिसर्च में निवेश किया। आज भारत में जूट से सिर्फ बोरे नहीं बल्कि फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। जूट के बैग जो अब इको फ्रेंडली के तौर पर पॉपुलर हो रहे हैं। भारत सरकार ने भी जूट इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट किया, सब्सिडी दी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए मदद दी। आज भारत में हर साल करीब 2 मिलियन टन जूट का प्रोडक्शन होता है। भारत की जूट मार्केट की वैल्यू करीब $5.5 बिलियन से भी ज्यादा है। ये इतना बड़ा मार्केट है कि अकेले भारत की डिमांड से नेपाल और बांग्लादेश दोनों की इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात हुई है
जब बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बना, तब भारत ने बांग्लादेशी जूट का इंपोर्ट रोक दिया और इस एक फैसले ने बांग्लादेश की पूरी जूट इंडस्ट्री को हिला दिया, क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा बायर था। बांग्लादेश की जूट इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। यह घटना साबित करती है कि भारत की मार्केट पावर कितनी बड़ी है। भारत चाहे तो अपने पड़ोसी देशों की इकोनॉमी को हिला सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। आज जब दुनिया के बड़े देश छोटे देशों पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं, उस समय भारत एक अलग रास्ता दिखा रहा है। भारत साबित कर रहा है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी और भरोसा दें तो आपको किसी पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में बजाज और टीवीज के 3 व्हीलर आज भारत की टेक्नोलॉजी के प्रतीक हैं। नेपाल में भारत का जूट उस रिश्ते की निशानी है जो सदियों से है। अगर आने वाले समय में भारत अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ा ले तो ये पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देगा। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है कि नेपाल और बांग्लादेश को नए मार्केट मिल जाएंगे और वो भारत के साथ compete करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों को और ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए ताकि पूरी रीजनल इकोनॉमी मजबूत हो सके, या फिर भारत को अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन बजाज ने हमेशा क्वालिटी पर समझौता नहीं किया। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो भारत के कठिन हालातों में भी चलते रहे। अब जूट की बात करें तो भारत में जूट की खेती और जूट इंडस्ट्री का लंबा इतिहास है, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत ने